गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में आपको आपका एमबीए थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट जिसका नाम है एडवर्टाइजिंग एंड कंज्यूमर बिहेवियर, इसकी पांचों यूनिट का एक क्विक रिवीजन करवाएंगे ताकि आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम में एक ब्रीफिंग मिल सके टॉपिक के बारे में जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट में देखा जाए कि एडवर्टाइजिंग होता क्या है, तो बेसिकली एडवर्टाइजिंग स्टार्ट होती है जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में एंटर कर देता है। आपने प्रोडक्ट प्रिपेयर तो कर लिया है, पर आप अपने टारगेटेड कंज्यूमर को, ऑडियंस को बताएंगे कैसे कि आपके प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट हैं या फिर आपका प्रोडक्ट किस यूज़ में आता है। बेसिकली एडवर्टाइजिंग का यही पर्पस रहता है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है आप इसके बारे में जनरल अवेयरनेस फैला सके आपकी टारगेटेड ऑडियंस के बीच में, ताकि वो इन्फॉर्म हो सकें कि प्रोडक्ट के बारे में और उसको परचेज करने के बारे में आगे डिसीजन ले सकें। Advertising is a powerful communication force, highly visible and one of the most important tool of marketing communication that helps to sell product and services. एडवर्टाइजिंग सिर्फ प्रोडक्ट से तक ही लिमिटेड नहीं रही है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन भी एडवर्टाइजिंग का यूज़ करके अपनी सर्विसेज को और विजिबल बना सकते हैं। सर्विसेज इनटेंजिबल रहती हैं, ये दिखती नहीं है, ये एक्सपीरियंशियल रहती हैं, इनको फील करना पड़ता है। सो इसके लिए भी एडवर्टाइजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब देखिए, एडवर्टाइजिंग कैन बी डन थ्रू वेरियस मीडिया। एडवर्टाइजिंग के बहुत सारे मीडियम होते हैं, एडवर्टाइजिंग का कोई एक मीडियम नहीं है। आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, मैगज़ीन, टेलीविज़न, रेडियो, पोस्टर, होर्डिंग, बिलबोर्ड, और आज के टाइम में देखा जाए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इंटरनेट के रूप में, जैसे कि वेबसाइट, ब्लॉग हो गया, इसके भी रूप में इसको यूज़ करके आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। फर्स्ट पॉइंट है इसका, डिफाइन टारगेट मार्केट। एडवर्टाइजिंग का उद्देश्य सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट करना, उन्हीं लोगों को इन्फॉर्मेशन देना है प्रोडक्ट के बारे में जिनके लिए वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपने डिज़ाइन करा है या फिर बनाया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बेबी फूड है तो आपकी टारगेटेड ऑडियंस रहा है बच्चों वाला सेगमेंट, तो आपको इस तरीके से अपना एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइन करना है कि जो प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहते हैं उनके हिसाब से, उनकी नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेक्स्ट, सेट एडवर्टाइजमेंट बजट। एडवर्टाइजमेंट का बजट के अकॉर्डिंग आप अपना मीडियम सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एडवर्टाइजमेंट का बजट अच्छा है तो आप टेलीविज़न या फिर रेडियो का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एडवर्टाइजमेंट की रीच बढ़ा सकते हैं, क्योंकि टेलीविज़न, रेडियो ऑलमोस्ट सभी के घर में रहता है। आपका एक्सपोजर बढ़ सकता है एडवर्टाइजमेंट का। और अगर आपका बजट कम है तो आप सिंपली न्यूज़पेपर का यूज़ करके या फिर पोस्टर वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करवा के भी अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हेल्प्स कस्टमर टू गेट क्वालिटी प्रोडक्ट। कस्टमर्स को ये पहचानने में हेल्प करता है कि कौन सा प्रोडक्ट उनके लिए अच्छा है, वो कौन सी क्वालिटी को प्रेफर करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज़ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर कंज्यूमर अच्छा प्रोडक्ट परचेज करेगा, उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, तो एज अ रिज़ल्ट उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इन्हेंस करेगा, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सोसाइटी में। नेक्स्ट इज़ एजुकेट द कंज्यूमर अबाउट प्रोडक्ट और सर्विसेज। कि कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज मार्केट में नया नया लॉन्च हुआ है तो कंज्यूमर को उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, उसको कंज्यूमर को उसके बारे में एजुकेट करना। नेक्स्ट, रिजल्ट इन एक्सपांशन ऑफ मार्केट। अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट कंज्यूमर को पसंद आएगा, वो उसको परचेज करेगा, इससे आपका मार्केट शेयर बढ़ेगा, इससे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा आपके फर्म का। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्कोप ऑफ एडवर्टाइजिंग। मीन्स कि एडवर्टाइजिंग का क्षेत्र कितना बड़ा हुआ है, इसका एरिया ऑफ ऑपरेशन कितना है। फर्स्ट पॉइंट इज़ इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट। यही पॉइंट कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट नया मार्केट में आया है तो उसको लोगों तक उसके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाना है, मार्केट को कि टारगेटेड ऑडियंस को कैसे अवेयर करना है उस प्रोडक्ट के बारे में, उसके यूजेस के बारे में। नेक्स्ट, क्रिएट्स वाइड अवेयरनेस। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा लोगों को टारगेट करता है, वो कुछ जनरल या फिर डेली यूज़ का प्रोडक्ट है, जैसे कि सोप हो गया, शैम्पू, कोलगेट वगैरह, तो ये इसके कंज्यूमर बहुत ज़्यादा रहते हैं, ऑलमोस्ट सभी यूज़ करते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत ही वाइड लेवल पे अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी इस प्रोडक्ट के बारे में कि नया प्रोडक्ट आया है, इसके ये कंटेंट है या फिर ये इसके यूजेस हो सकते हैं।
नेक्स्ट इज़ इंक्रीज सेल्स, कंपनी की सेल्स बढ़ाने में मदद करता है एडवर्टाइजिंग। अगर कंज्यूमर को जब तक पता नहीं होगा कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आप इसके यूजेस क्या हैं, ये इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, तो वो उसको परचेज़ करने के लिए इंड्यूस नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट, परसुएड्स कस्टमर, कस्टमर को परसुएट करता है। आपका एडवर्टाइजमेंट इस हिसाब से डिज़ाइन होना चाहिए कि कस्टमर इसको देख के मोटिवेट हो सके, प्रोडक्ट को बाय करने के लिए वो परसुएड हो सके। नेक्स्ट, जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट, जनरेट एम्प्लॉयमेंट का मतलब है अगर आप किसी व्यक्ति को एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं अपने प्रोडक्ट का किसी व्यक्ति के द्वारा, तो ये उसके लिए एक एम्प्लॉयमेंट होगा, उसके लिए एक लिविंग का सोर्स बन जाएगा, उसके अर्निंग का सोर्स बन जाता है ये। तो आप एडवर्टाइजिंग करके अपना प्रोडक्ट ही नहीं सेल करते हैं, उसकी सेल्स ही नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि आप किसी को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट इज़ इन्हेंस गुडविल। इन सब का रिजल्ट क्रक्स में अगर देखा जाए तो आपकी ओवरऑल मार्केट रेप्यूटेशन अच्छी हो जाएगी, आपकी एक ब्रांड आइडेंटिटी इस्टेब्लिश हो जाएगी, मार्केट में एक सेपरेट इमेज आपकी बन जाएगी प्रोडक्ट के बारे में, इससे आपकी गुडविल भी अच्छी रहेगी। नेक्स्ट आपका टॉपिक है लीगल, एथिकल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। इसमें सबसे पहले है आपका लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के क्या क्या लीगल एस्पेक्ट हो सकता है। सबसे फर्स्ट है इसमें कंज्यूमर प्राइवेसी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आपका एडवर्टाइजिंग इस वे में नहीं होना चाहिए कि ये किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को या फिर उसकी प्राइवेट चीज़ों को रिवील करे या फिर उसके बारे में एक गलत इमेज पोर्ट्रे करे। आपने देखा होगा बहुत से एडवर्टाइजमेंट में किसी भी कंज्यूमर की या फिर सेलिब्रिटी की, किसी बड़े पॉलिटिशियन की छवि लेके उनको उनके बारे में कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट उनके हाईलाइट करके उनकी छवि को रिफ्लेक्ट करने की, शो करने की कोशिश करी जाती है, जिनसे कि प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज़ की जा सके, कंज्यूमर उसको जल्दी आइडेंटिफाई कर लें उस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी ट्रेट के साथ जोड़ के। तो ऐसा एडवर्टाइजमेंट में देखा जाए तो ये एक गलत चीज़ होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका शो एंटी नेशनल फीलिंग्स। आपका एडवर्टाइजमेंट इस वे में नहीं होना चाहिए कि ये अपने देश के प्रति या फिर किसी भी दूसरे नेशन के लिए एंटी नेशनल फीलिंग शो करता हो। नेक्स्ट इज़ वॉयलेट गवर्नमेंट रूल्स। गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं अलग अलग प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट्स के रिगार्डिंग। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो सोसाइटी की हेल्थ के लिए हार्मफुल है, जैसे कि सिगरेट हो गया, लिकर हो गया, तो आपके एडवर्टाइजमेंट के लिए कंपलसरी है कि आप नीचे एक गाइडलाइन इशू करें। अगर आप नहीं करते हैं मतलब कि आपने गवर्नमेंट के रूल को फॉलो नहीं करा है, गवर्नमेंट का रूल आपने तोड़ा है, तो आप पे आगे जाके कुछ लीगल एक्शन भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका एथिक्स इन एडवर्टाइजिंग। एथिक मतलब कि वो कंडक्ट या फिर अच्छा एक ऐसा कंडक्ट जो सोसाइटी की या फिर जनरल पब्लिक की नज़रों में अच्छा माना जाता है। फर्स्ट है इसका पॉइंट कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग। कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग का मीनिंग होता है कि एक प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट में अगर वो प्रोडक्ट की कंपैरिजन उसी के सिमिलर प्रोडक्ट या फिर उसी के कोई दूसरे प्रोडक्ट से रिलेटेड हो रहा है, मतलब कि ये एडवर्टाइजिंग के एथिक्स में फिट नहीं बैठता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कोलगेट का ऐड कर रहा है तो उसके ऐड में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको पेप्सोडेंट का या फिर जो क्लोजअप दो जो दूसरी कंपनियां हैं जो माउथ वॉश माउथ फ्रेशनर बनाती हैं उसके साथ कंपैरिजन आप करें। ये एथिक्स में अच्छा नहीं माना जाता है। इससे आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस रहती है उन पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और आपके प्रोडक्ट की आपकी मार्केटिंग इमेज भी डाउन हो सकती है। नेक्स्ट इज़ इम्प्रॉपर लैंग्वेज। आपकी जो एडवर्टाइजमेंट की लैंग्वेज है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जो आपका एडवर्टाइजिंग मैसेज है वो उसी वे में पोर्ट्रे किया जाना चाहिए जैसा कि आप लोगों को शो करना चाहते हैं या दर्शाना चाहते हैं। डबल मीनिंग वर्ड्स या फिर कुछ ऐसी लैंग्वेज जिनका एक से ज़्यादा मीनिंग हो सकता है, ऐसे वर्ड्स को या फिर ऐसे मैसेज को एडवर्टाइजमेंट में अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट, फॉल्स प्रोमिसेस। अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग उसके यूजेस या फिर बेनिफिट के रिगार्डिंग आप ऐसी चीज़ें या फिर ऐसी इन्फॉर्मेशन शो ना करें अपने एडवर्टीज़मेंट में जिसका उसमें कोई यूज़ ना हो, जिसका कोई उपयोग ना हो, जो आपका प्रोडक्ट ऑफ़र ही ना कर रहा हो ऑडियंस को। जो जेन्युइन चीज़ है, जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है प्रोडक्ट की, जो जेन्युइन यूजेस हैं, जो सच में आपका प्रोडक्ट करता हो, जो बेनिफिट पहुँचाता हो ऑडियंस को, आप सिर्फ और सिर्फ वही शो करें या फिर वही बताएँ। नेक्स्ट है आपका सोशल एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। सोशल एस्पेक्ट मतलब कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं जो नॉर्मली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका
हेल्थ अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन फ्रॉम डिसीजेस। हेल्थ अवेयरनेस, जैसे कि अगर कुछ वायरल डिसीज़ चल रही है तो उसके बारे में क्या आपको प्रिवेंशन लेना चाहिए, इसके इलाज क्या है, अगर आपको हो गया है तो इसके मेजर क्या है, इनसे बचने के लिए आपको क्या क्या सावधानियां बरतना चाहिए, ऐसे एडवर्टाइजमेंट। नॉर्मली इसमें कोविड-19, एनीमिया या फिर ऐसी कुछ बीमारी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है। नेक्स्ट आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी सोसाइटियल एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग के अंदर कवर होता है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का मीनिंग है कि अपने आसपास जो पेड़ पौधे हैं, जो हरियाली है, उनको मेंटेन करके आप रखें, पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं अपने आसपास का एटमॉस्फेयर में। आप ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करें, कार्बन डाइऑक्साइड कम रिलीज़ करें। तो ये सब कैसे होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा जब प्लांट करेंगे जब ही होगा। तो ऐसे ही कुछ जनरल इशू से अवेयरनेस रेज करने के लिए एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ इन्फॉर्म्ड सोसाइटी। कुछ भी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में, कुछ भी ऐसी बेनिफिट जो गवर्नमेंट ऑफ़र कर रही है पब्लिक को, इसके बारे में सोसाइटी को इन्फॉर्म करने के लिए भी एडवर्टाइजमेंट का यूज़ किया जा सकता है। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ मीडिया। मीडिया कितने तरीके की हो सकती है, आप कौन कौन से मीडिया का यूज़ करके अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका ट्रेडिशनल मीडिया। ट्रेडिशनल मीडिया में वो सभी चीज़ें आ जाती हैं जिनका हम बहुत ही पुराने समय से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। इसमें सबसे फर्स्ट अगर देखा जाए तो टेलीविज़न एंड रेडियो। सबसे फर्स्ट अगर एडवर्टाइजमेंट आते हैं तो टेलीविज़न और रेडियो पे ही आना शुरू हुए थे। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि टेलीविज़न और रेडियो इवन सभी के पास रहता है। इसकी रीच बहुत ज़्यादा रहती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपीटेशन भी ज़्यादा रहती है और इसका एक्सपोजर भी, इफ़ेक्ट भी लोगों पे अच्छे पड़ता है। नेक्स्ट न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर भी बहुत ज़्यादा ही ट्रेडिशनल टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं हम एडवर्टाइजमेंट के लिए। न्यूज़पेपर अगर कोई लोकली इस्टेब्लिश आपका बिज़नेस है, मतलब कि सिर्फ एक ही सिटी में है या फिर उसकी एक से ज़्यादा 2-3 ब्रांच है, ज़्यादा बड़े लेवल पे आपका बिज़नेस नहीं है, तो उसके लिए भी आप न्यूज़पेपर का यूज़ कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा सोर्स है पब्लिक को इन्फॉर्म करने का। नेक्स्ट बुक्स एंड मैगज़ीन्स। किसी भी बुक के एंड में आपने कभी देखा होगा एक एडवर्टाइजमेंट दिया रहता है उसी बुक के पब्लिशर से रिलेटेड या फिर उसी बुक को प्रिंट करने वाली प्रिंटिंग कंपनी से रिलेटेड। नेक्स्ट बैनर्स। बैनर्स भी काफ़ी ज़्यादा वाइडली यूज़ होते हैं और ये बहुत ही चीप सोर्स भी कह सकते हैं आप एडवर्टाइजमेंट का। अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है, आप चाहते हैं कि कम से कम बजट में ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सपोजर मिले, तो आप बैनर का यूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्रोशर्स एंड पैम्पलेट्स। ब्रोशर एंड पैम्पलेट भी काफ़ी आपको चीप सोर्स में मतलब अवेलेबल हो जाते हैं अगर आपको एडवर्टाइजमेंट करना है। पर ब्रोशर एंड पैम्पलेट्स का एक डिसएडवांटेज ये है कि इसकी फ्रीक्वेंसी, रिपीटेशन काफ़ी कम रहता है। आप बहुत ज़्यादा टारगेट ऑडियंस को कवर नहीं कर सकते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करके। एंड लास्ट ट्रांसपोर्टेशन एडवर्टाइजिंग। ट्रांसपोर्टेशन एडवर्टाइजिंग का मतलब है कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि बस हो गया है, ऑटो रिक्शा हो गई है या फिर कोई भी ट्रक वगैरह हो गया है। इन पे आपने कभी देखा होगा किसी कंपनी के या फिर किसी प्रोडक्ट के, कोचिंग इंस्टीट्यूट के, किसी स्पा के, पार्लर वगैरह के पोस्टर्स, बैनर्स आपने देखे होंगे। तो इससे क्या होता है, वो व्हीकल जहाँ जहाँ भी ट्रैवल करेगा और जहाँ जहाँ भी लोगों से उसका सामना होगा, लोग उसको देखेंगे तो अल्टीमेटली वो जो एडवर्टाइजमेंट उसके पीछे दे रखा है उन पे भी उनका अटेंशन कैप्चर होगा और मैसेज जाएगा उनका प्रोडक्ट के रिलेटेड के पर्टिकुलर चीज़ क्या है, इसका एड्रेस कहाँ है। और अभी दे रखा है इसमें मॉडर्न और न्यू मीडिया। मॉडर्न और न्यू मीडिया मतलब कि जो आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम अपने प्रोडक्ट को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट है आपका इंटरनेट एडवर्टाइजिंग। इंटरनेट एडवर्टाइजिंग में वो सभी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं जो आप इंटरनेट का यूज़ करके या फिर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करने के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट डायरेक्ट मेल सर्विसेज। इसमें कंज्यूमर के ईमेल, रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे डायरेक्ट मेल आता है कंपनी की तरफ से उनके प्रोडक्ट के बारे में। नेक्स्ट फिल्म एडवर्टाइजिंग। फिल्म के एंड में या फिर इंटरवल के बीच में आपने कभी नोटिस किया होगा तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स का जिसने फिल्म को स्पॉन्सर करा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आती है। प्रोडक्ट सैम्पलिंग। प्रोडक्ट सैम्पलिंग का मतलब है कि आप कुछ प्रोडक्ट ख़रीदने जाते हैं तो आपको वो पर्टिकुलर शॉप वाला अगर कोई नया प्रोडक्ट के बारे में टेस्टर करने को देता है, कुछ सैंपल वगैरह प्रोवाइड करता है, तो ये भी एक तरीके की एडवर्टाइजिंग ही हुई है उस प्रोडक्ट के बारे में।
नेक्स्ट पॉइंट ऑफ परचेस एडवर्टाइजिंग, इसका भी मीनिंग यही है कि आप जहाँ परचेस करने जा रहे हैं वहीं डिस्प्ले में आपको नए प्रोडक्ट लगे हुए दिखते हैं, जिसके बारे में आप उनसे कुछ और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो उसी के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, तो ये भी एक एडवर्टाइजिंग का सोर्स हो गया। लास्ट है इसमें वेबसाइट एंड ब्लॉग्स। वेबसाइट बिल्ड करके या फिर ब्लॉग आपने देखे होंगे यूट्यूब वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे, इनका भी यूज़ करके एडवर्टाइजिंग की जा सकती है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है मीडिया प्लानिंग। मीडिया प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग हाउ टू यूज़ टाइम एंड स्पेस ऑफ मीडिया टू अचीव एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव। मीडिया प्लानिंग मतलब कि ये डिसीजन कि आपको किस मीडिया का यूज़ करना है अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। अब ये मीडिया टीवी भी हो सकता है, रेडियो भी हो सकता है, या फिर आउटडोर प्रमोशन जैसे कि ट्रांसपोर्ट, होर्डिंग, बिलबोर्ड भी हो सकते हैं। अब इसकी प्रोसेस देखते हैं। फर्स्ट स्टेप है इसकी प्रोसेस का मार्केट एनालिसिस। सबसे पहले तो वो मार्केट का सेगमेंट या फिर वो मार्केट जिसमें आपको अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, आप उसका थ्रू एनालिसिस कर लीजिए कि मार्केट की क्या कंडीशन चल रही है, कौन सा मीडियम सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। नेक्स्ट, इस्टेब्लिशिंग द मीडिया ऑब्जेक्टिव। आपका मीडिया यूज़ करने का मेन पर्पस क्या है? आपको सिर्फ कंज्यूमर से प्रोडक्ट परचेज़ करवाना है, आपको अपने ब्रांड की इमेज बिल्डअप करनी है, या फिर आप चाहते हो कि आपका कंज्यूमर बेस फिक्स्ड रहे, मतलब कि वो कंज्यूमर बार बार आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहे। नेक्स्ट, सेटिंग द स्ट्रेटेजी। अब मीडिया ऑब्जेक्टिव इस्टेब्लिश करने के बाद आपको वो ऑब्जेक्टिव अचीव कैसे करने हैं, इसके लिए आपको अपनी एक स्ट्रेटेजी, एक रणनीति बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट, आपने स्ट्रेटेजी भी बिल्डअप कर ली है, पर अब इसको आपको एक्शन करना पड़ेगा, मतलब कि जो अभी तक आपने प्लान करा है अब आप उसको एक्शन में पुट करना पड़ेगा, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। एंड लास्ट, इवैल्यूएशन एंड फॉलो अप। सभी स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो भी आप जब इम्प्लीमेंट कर दोगे, देन लास्ट स्टेप बचता है इवैल्यूएशन, मतलब कि आपका ओवरऑल मार्केट परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन और फॉलो अप। देन नेक्स्ट टॉपिक है आपका मीडिया सिलेक्शन एंड स्ट्रेटेजी। कौन सी मीडिया को सिलेक्ट करना है, और वो मीडिया को सिलेक्ट करने के लिए मीडिया के द्वारा आपका मैसेज ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए आप कौन सी स्ट्रेटेजी का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ अगर देखा जाए तो हमने जैसा पहले भी डिस्कस करा था कि अगर आपका प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा लार्ज कंज्यूमर सेगमेंट को या फिर कंज्यूमर बेस को टारगेट कर रहा है तो आपको इसे बड़े मीडिया का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कंज्यूमर रीच लिमिटेड है, सिर्फ एक सिटी या फिर सिर्फ एक स्टेट तक ही अगर आपके कंज्यूमर लिमिटेड हैं, तो आप कोई भी नॉर्मल चीप मीडिया का भी यूज़ करके अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग मीडिया सिलेक्शन। ऐसे कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो आपके मीडिया सिलेक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। फैक्टर्स में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं डायरेक्ट फैक्टर कौन कौन से हैं। डायरेक्ट फैक्टर में सबसे पहला टॉपिक आपका आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। आपके फर्म के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपको आपके फर्म को किस पोजीशन पे ले जाना है एडवर्टीजमेंट के थ्रू, ये सबसे पहले आपके मीडिया सिलेक्शन को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, फाइनेंशियल पोजीशन। अगेन कि अगर आपका बजट अच्छा है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, तो आपका मीडिया सिलेक्शन भी अच्छा होगा, क्योंकि नॉर्मली जैसे कि टेलीविज़न, रेडियो वगैरह होता है, इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट के लिए। नेक्स्ट, रिपीटेशन और फ्रीक्वेंसी। रिपीटेशन का मतलब है कि कंज्यूमर के सामने कितनी बार आपका एडवर्टाइजमेंट रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जांपल, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी ज़्यादा वो रिपीटेशन होगा उसके सामने उतने ही ज़्यादा उसके माइंड में एक आइडेंटिटी, एक इमेज इस्टेब्लिश होती जाएगी। लास्ट, कवरेज। आपका एडवर्टाइजमेंट का कवरेज एरिया कितना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपको एक कंट्री को कवर करना है, आपको पूरे मतलब वर्ल्ड को कवर करना है, या फिर पर्टिकुलर सिटी को आपको कवर करना है। देन इनडायरेक्ट फैक्टर्स। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इनडायरेक्टली हमारे मीडिया सिलेक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है पास्ट एक्सपीरियंसेस। अगर कोई मीडिया का आपने पास्ट में यूज़ करा है अपने प्रोडक्ट को एडवर्टीज़ करने के लिए, और उस मीडिया का एक्सपीरियंस आपके साथ अच्छा रहा है, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप आगे भी फ्यूचर भी उसी पर्टिकुलर मीडिया को यूज़ करना चाहें अपने फ्यूचर प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। देन नेक्स्ट, एक्सपर्ट ओपिनियन। कंपनी कभी कभी कुछ मार्केटिंग कंसल्टेंसी फर्म से या फिर मार्केटिंग एक्सपर्ट से कंसल्ट भी कर लेती हैं कि हमारा पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, कि हमें कौन सी मीडिया का सिलेक्शन करना चाहिए जिससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्फॉर्म हो सके हमारे प्रोडक्ट के बारे में। नेक्स्ट,
टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मैसेज, आप एडवर्टाइजिंग के थ्रू लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं ये भी अफेक्ट कर सकता है आपके मीडिया सिलेक्शन को। जैसे कि अगर कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैसेज है तो ऑब्वियस सी बात है वो पूरे इंडिया को देना चाहेंगे, तो उनकी रीच, उनका कवरेज एरिया होगा ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर इंडिया। अदर्स में देखा जाए तो अवेलेबिलिटी ऑफ मीडिया, वो मीडिया की अवेलेबिलिटी है भी या नहीं। अगर कोई बहुत ज़्यादा ही रिमोट एरिया है तो वहाँ आप ब्रोशर या फिर पैम्पलेट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट्स रूल्स एंड रेगुलेशन, आपका प्रोडक्ट गवर्नमेंट के रूल्स नॉर्म्स में फिट होना चाहिए या गवर्नमेंट के कोई भी रूल्स वायलेट नहीं होना चाहिए। देन टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट किस टाइप का है, ये कोई फीमेल प्रोडक्ट है, कोई बेबी प्रोडक्ट है या फिर कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो सभी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपका टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर। तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है? कंज्यूमर बिहेवियर नॉर्मली वो बिहेवियर होता है जो एक कंज्यूमर अपना प्रोडक्ट बाय करने से पहले, बाय करते वक्त और बाय करने के बाद रिएक्ट करता है उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। इसमें सबसे पहले कंज्यूमर बिहेवियर इज़ द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल मेक डिसीजन टू स्पेंड देयर अवेलेबल रिसोर्सेज। कंज्यूमर अपने अवेलेबल रिसोर्सेज जैसे कि टाइम, मनी एंड एफर्ट को किस वे में यूज़ करना चाहता है प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए। अगर उसका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है तो वो एक पर्टिकुलर टाइम निकाल के जाएगा, अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करके वो प्रोडक्ट को ख़रीदने जाएगा। और अगर वो प्रोडक्ट कोई डेली यूज़ का हुआ तो प्रोडक्ट ख़रीदने में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लेगा और ज़्यादा टाइम भी इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। स्टेजेस ऑफ कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस, इसमें सबसे फर्स्ट आपका स्टेप है प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, दैट इज़ अवेयरनेस ऑफ नीड। अगर कोई पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट देखकर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास ये चीज़ नहीं है या फिर आपको इसकी ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी शू का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं टीवी वगैरह पे तो आपको इंस्टेंटली याद आएगा कि आपको नए शूज़ चाहिए या फिर आपके पास ये शूज़ नहीं है तो ये होना चाहिए। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन सर्च, अब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में आप चाहोगे जिसे आप परचेज़ करना चाह रहे हो कि आपके पास और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो ताकि आपका परचेज़ डिसीजन आप और अच्छे से ले सको। नेक्स्ट, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बहुत सारे अल्टरनेटिव्स ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल रहेंगे। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किस अल्टरनेटिव के साथ जाना है जो आपके बजट में, आपकी डिज़ायर के द्वारा अकॉर्डिंग फिट बैठता हो। द नेक्स्ट, परचेज डिसीजन, अब आपको फाइनली आपने अल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लिया है जो आपकी नीड के अकॉर्डिंग सही है। अब आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करना है। नेक्स्ट, पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन, वो प्रोडक्ट आपने परचेज करने के बाद, उसको प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद आपका उसके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा। एक्सपीरियंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहता है तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप वो प्रोडक्ट को दूसरी बार भी परचेज़ करना चाहेंगे। और अगर यदि आपका कोई नेगेटिव उसके साथ एक्सपीरियंस रहता है तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि आप उसको परचेज़ करें। इवन आप अपने फ्रेंड को, फैमिली को भी कंसल्ट करेंगे कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, इसको कोई भी परचेज़ ना करे। देन नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर कितनी तरीके के होते हैं? तो मेजरली देखा जाए तो ये 4 तरीके के होते हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर में कंज्यूमर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है और इसमें जो ब्रांड्स हैं उनके बीच में ज़्यादा डिफरेंस रहता है, जिसमें आप इम्पॉर्टेंटली डिस्टिंक्ट कर सकते हैं एक ब्रांड के प्रोडक्ट को दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट के साथ। नेक्स्ट आपका है डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर, इसमें बहुत ही कम डिफरेंस रहते हैं एक ब्रांड के प्रोडक्ट के और दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट में। इसमें भी कंज्यूमर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ही हाई रहता है। इन चीज़ों में नॉर्मली कंज्यूमर का इन्वॉल्वमेंट इसीलिए हाई रहता है क्योंकि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस बहुत ज़्यादा ही रहते हैं और फ्यूअर डिफरेंसेस बिटवीन ब्रांड्स, मतलब कि इसकी चॉइसेस बहुत ही लिमिटेड हैं, इसमें ज़्यादा अल्टरनेटिव ऑप्शन अवेलेबल नहीं है और एक चीज़ की एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से ज़्यादा सिमिलर है, मतलब कि इसमें डिफरेंस बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा कम है या फिर बिल्कुल नहीं है। इसके एग्जांपल हो सकते हैं जैसे आप कुछ फर्नीचर परचेज़ करना चाहते हैं, कोई टेलीविज़न सेट परचेज़ करना चाहते हैं, लैपटॉप परचेज़ करना चाहते हैं, ये हो गए इसके एग्जांपल्स।
देन नेक्स्ट है आपका वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। इसमें कंज्यूमर का इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा नहीं रहता है, क्योंकि इसमें कंज्यूमर चाहता है कि उसको ज़्यादा से जितनी ज़्यादा हो सकती हैं उतनी ज़्यादा वैरायटीज़ मिलें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। जितने अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं वो सभी को थ्रूली एनालाइज करता है, चेक करता है परचेज़ करने से पहले। अब इसके कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसका एग्जांपल हो गया है क्लोथिंग। क्लोथ्स आप जितने आप चाहते हैं, जितने अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं आप सभी को देख लें, फिर ही अपना परचेज डिसीजन लें। फुटवियर्स हो गए, स्मार्टफोन हो गए हैं, कुछ फूड रिलेटेड आइटम्स भी हो सकते हैं इसके एग्जांपल्स। देन नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है आपका हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। इसमें भी प्रोडक्ट में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं रहते हैं और कंज्यूमर का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी लो रहता है। हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर में वो चीज़ें आ जाती हैं जो कंज्यूमर एक हैबिट रहती है उसकी रोज़ बाय करने की, कि अभी न कभी प्रोडक्ट हो जाएगा ख़त्म तो इसको वापस बाय करना ही है। इसके एग्जांपल हो जाते हैं सोप, माउथ वॉश एंड जो भी फूड रिलेटेड आइटम्स हमारे घर में कंज्यूम किए जाते हैं जैसे कि ब्रेड, बिस्किट, मिल्क वगैरह, इसमें कंज्यूमर का काफ़ी लो इन्वॉल्वमेंट रहता है। देन नेक्स्ट आपका टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। इसका मतलब है कि आप कैसे कंज्यूमर के बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज़ को, मार्केटिंग कैंपेन को प्लान कर सकते हैं, ताकि वो जितना हो सकता है उतना ज़्यादा सक्सेसफुल रहे, आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड करे। Knowledge of consumer behavior can be an important competitive advantage while formulating marketing strategies. It can generally reduce the odds of bad decision and market failures. अगर आप अपने कंज्यूमर को, जो भी कंज्यूमर सेगमेंट आपने टारगेट किया है, उनके डिसीजन को, उनके बिहेवियर पैटर्न को अच्छे से समझ जाते हैं एक एनालिसिस के थ्रू, एक रिसर्च के थ्रू, और आप उन्हीं आपके रिजल्ट्स को अप्लाई करते हैं आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के फॉर्मुलेशन में, तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपका कैंपेन सक्सेसफुल रहेगा, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। इसमें सबसे पहले है मार्केट एनालिसिस एंड रिसर्च। कंज्यूमर को एनालाइज करने से पहले आपका जो टारगेट मार्केट सेगमेंट है, आपको कंज्यूमर को, मार्केट सेगमेंट को, पर्टिकुलर कंज्यूमर बेस को एनालाइज करना पड़ेगा। ये आप कैसे कर सकते हैं? बेसिकली एक रिसर्च कंडक्ट करके आप ये सब एनालाइज कर सकते हैं। इसमें आ जाता है कंपनी, कॉम्पिटिटर्स, सर्क्यूमटेंसेस एंड कंज्यूमर्स। नेक्स्ट आपका मार्केटिंग सेगमेंटेशन। मार्केटिंग सेगमेंटेशन का मतलब है अपने कंज्यूमर को ग्रुप कर देना। कस्टमर को बहुत सारे मतलब टाइप में, सेगमेंट में ग्रुप किया जा सकता है। जैसे कि अगर ये किसी मेल के लिए है तो मेल सेगमेंट को आपने टारगेट करा है, कोई फीमेल प्रोडक्ट है, लेडीज़ प्रोडक्ट है, उसके लिए आपने लेडीज़ सेगमेंट टाइप को टारगेट करा है। और अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो ऑलमोस्ट सभी एज ग्रुप के लोग यूज़ कर सकते हैं, तो आपने ओवरऑल जितना भी ऑडियंस है, कंज्यूमर्स हैं, उन सभी को टारगेट करा है। देन नेक्स्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। आपका प्रोडक्ट किस तरीके का है, प्रोडक्ट की प्राइस रेंज क्या है जो आपका टारगेट कंज्यूमर इसको परचेज कर भी सकता है या नहीं कर सकता है। प्लेस मतलब कि प्रोडक्ट किस पर्टिकुलर जगह के लोगों के लिए बनाया गया है। एंड देन प्रमोशन। प्रमोशन में कौन सी मीडिया का यूज़ होना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ऑडियंस कवर की जा सके। नेक्स्ट है इसमें कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस। इसमें आता है परचेज डिसीजन इवैल्यूएशन। कंज्यूमर की जो परचेज डिसीजन प्रोसेस रहती है उसको इवैल्यूएट करना, उसके बिहेवियर को समझ के उसके बारे में अजम्पशन लगाना कि वो क्या आगे जाके डिसीजन ले सकता है प्रोडक्ट के बारे में, उसका इवैल्यूएशन क्या हो सकता है। देन नेक्स्ट आउटकम्स। आउटकम्स में भी इंडिविजुअल, फर्म एंड सोसाइटल। इंडिविजुअल आउटकम में कि जो एक इंडिविजुअल को, एक एम्प्लॉय को हुए हैं एडवर्टाइजिंग के थ्रू। फर्म मतलब कि ओवरऑल जितने भी लोग फर्म में काम कर रहे हैं उनके एडवर्टाइजमेंट, अगर उन्होंने करा है किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट अपने प्रोडक्ट का, उनसे ओवरऑल फर्म की सेल्स में कितनी इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ हुई है। एंड सोसाइटल मतलब कि पूरी सोसाइटी को क्या बेनिफिट मिले हैं या फिर क्या हार्म हुए हैं आपके एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। देन नेक्स्ट है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर। ऐसे कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है आपका पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर में वो सभी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं जो व्यक्ति की पर्सनल लाइफ से, उसकी पर्सनल लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। जैसे कि एज हो गई, व्यक्ति अलग अलग एज ग्रुप का रहता है, जैसे कि अभी वो क्या है, उसकी एज है, वो यंगस्टर है, ओल्ड एज हो चुका है, अबव 30 है, 40 प्लस है, 50 प्लस है। ये उसके बिहेवियर को काफ़ी हद तक अफेक्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट ऑक्यूपेशन।
अगर आपका कंज्यूमर एक एम्प्लॉय पर्सन है, कहीं काम करता है, वर्क प्रोफाइल क्या है उसकी, वो स्टूडेंट है या फिर कोई हाउसवाइफ है, ये भी अफेक्ट कर सकता है उनके बाइंग डिसीजन को। नेक्स्ट, इकोनॉमिक सिचुएशन, उनकी इकोनॉमिक पोजीशन क्या है, उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, उनके पास अभी कितनी सेविंग या फिर इनकम उनकी कितनी है, ये अल्टीमेटली अफेक्ट कर सकता है उनके बाइंग बिहेवियर को। अगर उनकी इनकम, उनकी सेविंग अच्छी होंगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करेंगे अपनी बाइंग प्रोसेस में, और इसके विपरीत अगर उनकी सेविंग्स इतनी नहीं है, इनकम ज़्यादा नहीं है, तो वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेंगे किसी भी प्रोडक्ट पे। देन नेक्स्ट, पर्सनैलिटी, उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी है, उनका एटीट्यूड कैसा है, उनके बिलीव्स क्या क्या हैं। पर्सनैलिटी में कि वो व्यक्ति इंट्रोवर्ट है या फिर एक्सट्रोवर्ट है, वो ज़्यादा घुलना मिलना पसंद करता है तो वो ज़्यादा से जल्दी बाइंग डिसीजन लेगा, किसी भी प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी इनोवेशन वाले प्रोडक्ट को अडॉप्ट करना चाहेगा। अगर एक्सट्रोवर्ट है, ज़्यादा किसी से घुलता मिलता नहीं है, बातचीत नहीं करता है, तो उसको काफ़ी टाइम लग जाएगा किसी भी प्रोडक्ट को अडॉप्ट करने में। देन नेक्स्ट, सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर में आ जाता है सबसे फर्स्ट आपका रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप नॉर्मली वो ग्रुप रहता है जिसको आप अपने परचेज डिसीजन लेने से पहले कंसीडर करते हैं, जिनको देखते हैं। ये ग्रुप कुछ रिलीजियस ग्रुप भी हो सकता है, कोई क्लब भी हो सकता है, कोई सोशल ग्रुप भी हो सकता है, या फिर कोई अदर ग्रुप भी हो सकता है, इनफॉर्मल ग्रुप। नेक्स्ट, फैमिली। आपके फैमिली मेम्बर्स आपके कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट कर सकते हैं कि अगर फैमिली में जिस चीज़ की नीड है, कंज्यूमर भी उसी चीज़ को बाय करना चाहेगा, और अगर फैमिली की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, तो कंज्यूमर भी चाहेगा कि इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इसको परचेज़ नहीं करना चाहिए। देन नेक्स्ट, रोल्स एंड स्टेटस। एक व्यक्ति के काफ़ी रोल्स रहते हैं सोसाइटी में, फैमिली में। वो किसी का फादर भी हो सकता है, किसी का भाई भी हो सकता है, किसी का बेटा भी हो सकता है, तो ये रोल्स भी उसके परचेज डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। एंड स्टेटस, स्टेटस मतलब कि सोसाइटी में, समाज में वो व्यक्ति का क्या स्टेटस है। जिस व्यक्ति का स्टेटस अच्छा रहता है, हाई पोजीशन रहती है, जिसकी सब रिस्पेक्ट करते हैं, उसका कंज्यूमर बिहेवियर भी उससे अफेक्ट होगा। देन नेक्स्ट है कल्चरल फैक्टर्स। कल्चरल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा ही वेराई करते हैं कंट्री टू कंट्री, रिलीजन टू रिलीजन। जैसा व्यक्ति का कल्चर रहता है उसी उसी तरीके का उसका माइंडसेट डेवलप होता है बचपन से लेकर प्रेजेंट उसकी जो एज है जब तक। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है सब कल्चर। सब कल्चर में आ जाता है कि व्यक्ति किस नेशनैलिटी का है, उसका रिलीजन क्या है, उसका जेंडर क्या है, मेल फीमेल एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें आ जाती हैं सब कल्चर में। नेक्स्ट, सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप का मीनिंग है कि व्यक्ति किन तरीके के, किस तरह के लोगों में उठना बैठना पसंद करता है, उसका अच्छे लोगों में उठना बैठना है भी या नहीं, वो किस तरीके की सोसाइटी में रहता है, उसको किन तरीके के लोगों की कंपनी पसंद आती है, ये भी उसके परचेज डिसीजन को अफेक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर व्यक्ति के माइंड से रिलेटेड रहते हैं जो उसकी परचेजिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट है परसेप्शन। परसेप्शन मतलब कि व्यक्ति का खुद का इंडिविजुअल माइंड सेट जो अफेक्ट होता है आसपास के लोगों के देखकर, आसपास के उसके माहौल को, एनवायरनमेंट को देखकर। नेक्स्ट है मोटिवेशन। मोटिवेशन मतलब कि वो व्यक्ति कितना मोटिवेट है किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदने के प्रति, उसकी क्या नीड सेटिस्फाई हो भी रही है उस प्रोडक्ट से, क्या नहीं हो रही हैं। एंड लास्ट, बिलीफ्स एंड एटीट्यूड्स। उसके क्या बिलीफ, इस्टेब्लिश जो बिलीफ्स रहते हैं वो क्या हैं, उसका एटीट्यूड कैसा है दूसरों के प्रति, किसी भी चीज़ के प्रति, ये भी अफेक्ट कर सकता है उसकी। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पर्सनैलिटी एंड कंज्यूमर बिहेवियर। व्यक्ति की ओवरऑल पर्सनैलिटी उसके बिहेवियर को, परचेसिंग बिहेवियर को एक बहुत बड़े लेवल पे अफेक्ट करती है। कंज्यूमर बिहेवियर का नॉलेज होना, उसकी पर्सनैलिटी का नॉलेज होना एक मार्केटर के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है बिफोर प्रिपेयरिंग एंड डिज़ाइनिंग द एडवर्टाइजमेंट। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से ऐसे पर्सनालिटी ट्रेट्स है जो कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट कर सकते हैं, जिसका नॉलेज मार्केटर को या फिर एडवर्टाइजमेंट एजेंसी जो है उनको होना चाहिए टारगेटेड ऑडियंस के बारे में या फिर टारगेटेड कंज्यूमर्स के बारे में। सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें है कंज्यूमर इनोवेटिवनेस। अगर आपके कंज्यूमर की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा ही शाय है तो हो सकता है कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपने लॉन्च करा हो जो इसके बहुत ज़्यादा इनोवेटिव यूज़ हो सकते हैं, जो पहले कभी मार्केट में नहीं आया हो,
तो क्योंकि वो व्यक्ति शायद पर्सनालिटी का है, उसको थोड़ा टाइम लग जाएगा वो प्रोडक्ट से फ्रेंडली होने में, उसको अडॉप्ट करने में या परचेज़ करने में। और इसी के अपोज़िट अगर देखा जाए, आपका कंज़्यूमर जो है बहुत ज़्यादा ही आउटगोइंग है। आपने अगर एक यंग सेगमेंट को टारगेट करा है, तो यंगस्टर नॉर्मली आउटगोइंग रहते हैं, इंट्रोवर्ट नहीं एक्सट्रोवर्ट रहते हैं। तो वो जितना जल्दी हो सकेगा इनोवेशन के जो प्रोडक्ट है, अगर इनोवेटिव प्रोडक्ट को अडॉप्ट करने में ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे और बहुत जल्दी हो सकता है कि उसके साथ वो फ़ैमिलियर भी हो जाएँ। देन नेक्स्ट आपका पॉइंट है सोशल कैरेक्टर में व्यक्ति ये देखता है कि उसको डिसीजन खुद के बेसिस पे लेना है या फिर दूसरों के कंसल्टेंसी में उसको अपना परचेसिंग डिसीजन लेना है। इसमें रहता है सबसे पहले इनर डायरेक्टेड या फिर सेल्फ सेंट्रेड। ऐसे व्यक्ति की पर्सनालिटी जो लोगों से ज़्यादा खुद के डिसीजन लेने में विश्वास रखते हैं, या फिर अदर डायरेक्टेड जो अपने खुद के इन्फॉर्मेशन या फिर अपने नॉलेज से ज़्यादा दूसरों पे बिलीव करते हैं कि ये हमें सही सलाह देंगे, हमारा डिसीजन हमें इनके कंसल्टेंसी के बिना नहीं लेना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ नीड फॉर यूनिकनेस। नीड फॉर यूनिकनेस में वो व्यक्ति आ जाते हैं जिनको यूनिकनेस की तलाश रहती है। इनको एक ही चीज़ बार बार रिपीटेशन पे करना अच्छा नहीं लगता है। ये चाहते हैं कि जो भी ये चीज़ खरीदें, फिर जो भी चीज़ अपनी लाइफ में करें, ये कुछ यूनिक हो, दूसरों से अलग हट के करें। देन नेक्स्ट इज़ डोगमेटिज़्म। इसमें नॉर्मली ये पर्सनैलिटी ट्रेट में नॉर्मली वो चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि किसी इंडिविजुअल का किसी प्रोडक्ट या फिर इन्फॉर्मेशन के प्रति क्या बिहेवियर है, और ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए अनफेमिलियर होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये उनके एस्टैब्लिश बिलीफ से अलग अपोजिट कुछ बोलता है, तो कितना टाइम लगाएंगे उसको एक्सेप्ट करने में। देन नेक्स्ट इज़ वैरायटी नॉवेल्टी सीकिंग। इसमें कंज्यूमर जितना हो सकता है अपने ब्रांड्स को, अपने प्रोडक्ट को स्विच करना चाहते हैं ताकि उनको जितने दूसरे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं उसी रेंज में या फिर उसी क्वालिटी के उनको अलग अलग प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस मिल सके। वो वैरायटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं अपने खुद के एक्सपीरियंस या फिर सेटिस्फेक्शन के लिए। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। इसमें सबसे फर्स्ट डिटर्मिनेंट आपका आता है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में देखा जाए तो हियरडिटी में वो सभी चीज़ें आ जाती हैं जो व्यक्ति अपने जन्म से अपने साथ लेकर आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई कलर, हेयर कलर हो गया, हाइट हो गई, नर्वस सिस्टम हो गया, फेशियल अट्रैक्टिवनेस हो गई, उसका स्किन कलर हो गया, एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट आता है ब्रेन। एक इंडिविजुअल का ब्रेन, उसकी साइकोलॉजी से रिलेटेड उसमें उसके ब्रेन में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, उसकी मेंटल एबिलिटी क्या है, उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है। देन नेक्स्ट फिज़िक उसकी फिज़िकल बॉडी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है कि वो व्यक्ति की मतलब कि बॉडी का शेप कैसा है, वो ज़्यादा फैट है, थिन है, स्लिम है, एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट है सोशियोलॉजिकल फीचर्स। सोशियोलॉजिकल फीचर्स में वो सभी चीज़ें आ जाती हैं जो एक व्यक्ति सोसाइटी में रहते हुए फेस करता है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है इसमें होम एंड सोसाइटी। व्यक्ति के घर का वातावरण कैसा है, वो जिस सोसाइटी में रहता है वो सोसाइटी के लोग कैसे हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, व्यक्ति का फ्रेंड ग्रुप कैसा है, किन लोगों में उसका उठना बैठना है। देन कल्चरल एंड बिलीव्स, व्यक्ति किस पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता है, उसके बिलीव्स क्या क्या हैं, उसके ट्रेडिशन क्या वो जो फॉलो करता है वो। देन नेक्स्ट है हमारा सिचुएशनल फैक्टर्स। सिचुएशनल फैक्टर्स वेराई करते हैं सिचुएशन टू सिचुएशन। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशन व्यक्ति अपनी पर्सनालिटी को कैसे एडजस्ट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर व्यक्ति खुश है, अगर वो एक हैप्पी स्टेट में है तो उसकी पर्सनालिटी कुछ और होगी, उसका मूड कुछ और होगा। और इसके अपोजिट अगर देखा जाए कि वो सैड है या फिर नर्वसनेस में है तो उसका कुछ पर्सनालिटी, उसके ट्रेट कुछ और होंगे। नेक्स्ट अदर फैक्टर्स में सबसे फर्स्ट आपका आता है कैरेक्टर, के व्यक्ति का ओवरऑल कैरेक्टर कैसा है, वो व्यक्ति ऑनेस्टी रखता है कि नहीं, उसका बिहेवियर पोलाइट है या नहीं। नेक्स्ट मोटिव्स, कोई पर्सन के मोटिव्स क्या हैं, वो किसी पॉजिटिव चीज़ को देखकर मोटिवेट होता है या फिर किसी नेगेटिव चीज़, कोई नेगेटिव चीज़ उसको मोटिवेट करती है। देन नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट में व्यक्ति की हॉबीज़ आ जाती हैं या फिर ऐसी चीज़ें जिनको करने में उसको इंटरेस्ट आता हो, उसको अच्छा लगता हो।
ये सभी चीज़ें इंटरेस्ट में इंक्लूड हो जाती हैं। इंटरेस्ट एक व्यक्ति को अप्रिशिएट करता है नई नई और इनोवेशन वाली चीज़ें करने के लिए, नई अपॉर्चुनिटीज़ लेने के लिए। अब नेक्स्ट स्लाइड में हमारा टॉपिक आता है मॉडल्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपकी लास्ट यूनिट का। इसमें सबसे फर्स्ट हम देखेंगे निकोसिया मॉडल को। निकोसिया मॉडल डेवलप करा है प्रोफेसर फ्रांसिस्को एम निकोसिया ने इन ईयर 1966। इस मॉडल में बेसिकली प्रोफेसर निकोसिया ने यही बताना चाहा है कि किसी एक फील्ड का इनपुट किसी दूसरी फील्ड के आउटपुट कैसे बनता है। ये एक पूरी प्रोसीजर रहती है, एक साइक्लिक प्रोसीजर भी हम कह सकते हैं, जिसमें लास्ट फील्ड का आउटपुट रहता है वो वापस से फर्स्ट फील्ड का इनपुट बन जाता है। ये आप अपनी स्क्रीन में जूम करके डायग्राम की क्लियरिटी के लिए आप देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट फील्ड में हमको दे रखा है इसमें फर्म्स एट्रीब्यूट एंड कंज्यूमर्स एट्रीब्यूट। इसमें नॉर्मली यह बताया गया है कि किसी भी फर्म का मार्केटिंग इन्वायरमेंट रहता है, उसके कम्युनिकेशन एफर्ट जो रहते हैं वो कम्युनिकेशन के या फिर कंज्यूमर के एटीट्यूड को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। इसमें नॉर्मली जो मैसेज एक्सपोजर बीच में दिखा हुआ है, इसमें फर्म है कंज्यूमर को कुछ मैसेज पहुंचाना चाह रहा है अपनी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, ये बताना चाहा है। नेक्स्ट फील्ड में आपको फील्ड 2 जहाँ लिखा है वहाँ दिया गया है सर्च एंड इवैल्यूएशन। इसमें कंज्यूमर डिफरेंट ब्रांड को, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के डिफरेंट ब्रांड जो भी मार्केट में अवेलेबल हैं इनको सर्च करता है और एक अच्छा ब्रांड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। यहाँ फर्म का मोटिव ये होना चाहिए कि अपने ब्रांड को एक अच्छी इमेज वो इस्टेब्लिश करे, उसकी डिस्टिंक्ट यूनिक आइडेंटिटी कंज्यूमर के माइंड में इस्टेब्लिश करे। अब फील्ड 3 में देखा जाए तो यहाँ दिया गया है एक्ट ऑफ परचेज। इसमें जो भी फर्म ने जितने भी एफर्ट लगाए हैं कम्युनिकेशन के थ्रू या फिर एडवर्टीजमेंट के थ्रू, अब फाइनली कंज्यूमर का ये डिसीजन लेने का टाइम आता है जब कंज्यूमर अपने वाकई में परचेज रिटेल स्टोर से जाके एक प्रोडक्ट परचेज करने के लिए जाता है। अब यहाँ फील्ड 4 में देखा जाए तो फीडबैक दे रखा है। फीडबैक यहाँ बोथ कंज्यूमर और फर्म दोनों के लिए यूज़ किया गया है। फर्म अपना फीडबैक ड्राइव करेंगे कि उनकी कितनी सेल्स हुई हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। अगर सेल्स अच्छी रहती हैं मतलब कि उनका कंज्यूमर बिहेवियर, उनका फीडबैक पॉजिटिव है। और कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसको परचेज़ करने के बाद जो एक्सपीरियंस, जो बेनिफिट रिसीव हुए हैं प्रोडक्ट से, उससे वो अपना फीडबैक ड्राइव करेगा। देन नेक्स्ट स्लाइड में हमारा मॉडल है इकोनॉमिक मॉडल। इकोनॉमिक मॉडल बेसिकली क्या होता है, कंज्यूमर की जितनी इनकम है, उसकी जितनी सेविंग्स है, वो उनको अपना उतना ही डिस्पोज कर सकता है जितनी कि उसकी इनकम लेवल है। फॉर एग्जांपल उसकी इनकम सिर्फ उसी के लिए नहीं होती है, उसकी साइज़ ऑफ फैमिली भी उस पर डिपेंड करती है कि फैमिली में जितने मेम्बर्स हैं, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है इनकम की और उसको एक्चुअल में इनकम मिल कितनी रही है, उसके पास लिक्विडिटी है या नहीं इनकम की। फॉर एग्जांपल कैश इन हैंड कितना है उसका, कैश इन बैंक कितना है, कंज्यूमर क्रेडिट कितना है। तो ये मॉडल बेसिकली हमें बताता है कि कंज्यूमर की जो इनकम रहती है या फिर उसकी जो सेविंग रहती है वो उसको किस वे में इस यूटिलाइज़ करना चाहता है ताकि वो उसको फैमिली के लिए, उसके लिए बेनिफिशियल रहें या फिर इफ़िशिएंट रहें। इकोनॉमिक मॉडल में नीचे देखा जाए तो डायग्राम में सबसे फर्स्ट दे रखा है यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। मतलब कि आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उससे आपको मैक्सिमम यूटिलिटी मिले, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले, बेनिफिट मिले। नेक्स्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। आपने जितने पैसे उस चीज़ पे लगाए हैं आपको उतना बेनिफिट भी उससे मिलना चाहिए। आपको बिल्कुल वो चीज़ ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपका मनी वेस्ट हो चुका है प्रोडक्ट को परचेज़ करने के बाद। देन लास्ट रैशनल डिसीजन मेकिंग। आप अपना डिसीजन, आपका जो बजट है उसी के अकॉर्डिंग लेंगे। यहाँ कोई उसकी पर्सनल फीलिंग उसके डिसीजन को अफेक्ट नहीं कर सकती है कि आपकी इनकम थी कम और आपने प्रोडक्ट ज़्यादा का ले लिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी जो रैशनल कांस्टेंट इनकम है आपको उसी के अकॉर्डिंग, उसी को माइंड में रखते हुए अपना परचेज डिसीजन यहाँ लेना है। देन हमारा लास्ट मॉडल है अब सोशियोलॉजिकल मॉडल। अकॉर्डिंग टू द सोशियोलॉजिकल मॉडल इंडिविजुअल बायर बिहेवियर इन्फ्लुएंस बाय सोसाइटी, क्लोज ग्रुप, सोशल क्लास। सोशियोलॉजिकल मॉडल में ये बताया गया है कि जो एक इंडिविजुअल, पर्टिकुलर इंडिविजुअल का डिसीजन रहता है, जो वो खुद डिसीजन लेता है अपने लेवल पे, पर उसको डिसीजन बहुत सारी चीज़ों से अफेक्ट होता है। ये चीज़ें क्या हो सकती है, सोसाइटी, जिस सोसाइटी में वो रहता है, क्लोज ग्रुप, उसका कोई क्लोज फ्रेंड हो गए, कुछ रिलीजियस ग्रुप वगैरह हो गए हैं, कुछ क्लब के ग्रुप वगैरह हो जाते हैं जैसे। देन सोशल क्लास,
उसका क्लास क्या है सोसाइटी में, वो एक अपर सोसाइटी को बिलोंग करता है, एक मिडिल क्लास फैमिली से है या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से वो बिलोंग करता है। पॉपुलेशन क्या है उसकी, कास्ट की, वो माइनॉरिटी स्टेटस रखता है, जनरल कैटेगरी का है। कम्युनिटी, उसकी कम्युनिटी के साथ उसका क्या एंगेजमेंट है। फैमिली लाइफ साइकिल, मीन्स के फैमिली में उसके सिबलिंग्स कितने हैं, पेरेंट्स का रिलेशन कैसा है, एक्सेट्रा। एंड अदर कल्चरल एस्पेक्ट्स, एंड जो भी अदर कल्चरल एस्पेक्ट बचती हैं कि वो किस रिलीजन से बिलोंग करता है, उसकी एथनिसिटी क्या है, उसके ट्रेडिशन, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, वो किन चीज़ों में विश्वास रखता है, किन चीज़ों को मानता है या नहीं। ये सभी चीज़ें आ जाती हैं हमारे सोशियोलॉजिकल मॉडल में। अब नेक्स्ट नीचे दे रखा है इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजिकल मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। सोशियोलॉजिकल मॉडल के कंज्यूमर बिहेवियर में क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी में। फर्स्ट इसमें कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग, जो ओवरऑल मैटर है आपका, उसकी आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है। हेड टू टू एंड आपको उसके बारे में एक डिटेल नॉलेज मिल सकता है, जिसको आप लेके, जो डेटा आप लेके आगे पहुंचा सकते हैं, जिससे आपको आपके कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में और अच्छे से जानने को मिलेगा। और इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी जो है, जो कैंपेन है, वो डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट सोशल इन्फ्लुएंस। सोशल इन्फ्लुएंस मीन्स कि एक सोसाइटी कितना इन्फ्लुएंस करती है व्यक्ति के डिसीजन को, मीन्स कि पूरा वो डिसीजन व्यक्ति का सोसाइटी के डिसीजन पे बेस्ड है, उनके नॉर्म्स पे बेस्ड है, या फिर सोसाइटी का एक बहुत ही माइनर पोर्शन है, मेजर पोर्शन इंडिविजुअल अपने खुद के माइंडसेट से, इन्फॉर्मेशन से डिसाइड करके डिसीजन ले रहा है। नेक्स्ट कल्चरल रिलेवेंस, व्यक्ति अपने कल्चर को कितना साथ लेकर चलता है, उसके कल्चर में जो बोला है जो सही है वो फॉलो कर रहा है या नहीं अपनी लाइफ में, अपनी बाइंग डिसीजन में। वो चीज़ें जो गलत बताई गई हैं, क्या वो उनको परचेज़ कर रहा है या नहीं कर रहा। नेक्स्ट कंज्यूमर सेगमेंटेशन, कंज्यूमर की अलग अलग सेगमेंट रहती हैं, अलग अलग ग्रुप रहता है, जिनको टारगेट करके मार्केटर अपनी स्ट्रेटेजी डिज़ाइन करता है। सोशोलॉजिकल मॉडल के थ्रू कंज्यूमर को सेगमेंट करना बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट ब्रांड बिल्डिंग एंड कम्युनिकेशन, आपको अपने ब्रांड बिल्डिंग और कम्युनिकेशन, मतलब लोगों तक उस ब्रांड की आइडेंटिटी इमेज इस्टेब्लिश करने में काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि कंज्यूमर का माइंडसेट क्या है, वो किस सोसाइटी से बिलोंग कर रहा है। तो आप पर्टिकुलर उसी एरिया में जाके अपने कंज्यूमर को टारगेट करेंगे, आपके एफर्ट सही जगह आप लगाएंगे। नेक्स्ट एथिकल कंसीडरेशन, एथिकल कंसीडरेशन में आप ये पता कर सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो एडवर्टीज़मेंट है, वो सोसाइटी की नज़रों में फिट बैठ रहा है या नहीं, सोसाइटी उसको अप्रूव करेगी या रिजेक्ट कर देगी। देन लास्ट कंज्यूमर इंसाइट एंड मार्केट अपॉर्चुनिटीज़, कंज्यूमर के बारे में आपको एक इंसाइट मिल जाती है, और उसी से रिलेटेड जो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ अभी प्रेजेंट टाइम पे जो भी अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, उनको आप अच्छे से कैप्चर करके मार्केट को टारगेट कर सकते हैं और अपने फर्म को बेनिफिट प्रोवाइड करा सकते हैं। इसी के साथ हमारा पूरा जो रिवीजन था 5 यूनिट का, वो कंप्लीट हो चुका है। एंड देन थैंक